इंस्टॉल करा सॉफ्टवेयर ऑरिकल? जी सर, वो तो किया था इंस्टॉल। यूज नहीं किया सर, इंस्टॉल किया अभी तो। हो गया ना, दोनों हो गए? एक किया था जो आपने पहले एक की लिंक भेजी हुई थी उसमें, 11 जी ऑरिकल। ऑरिकल जो था, क्योंकि उसका मेरे पास वो पहले से पड़ा हुआ था तो उसी में से मैंने इंस्टॉल कर लिया था। सही सही। बस वो एसक्यूएल डेवलपर भी कर लेना, ताकि वो जी ओ ही दे देता है ना उसकी। जी काम करने में तुम्हें आसानी हो जाएगी फिर वो। सर, ऑनलाइन तो इतना हाथ समझ में आएगा नहीं, अभी क्लासेस होंगी तो उसी में फिर सही से वो होगा। हाँ हाँ सही है। अच्छा, ये मैंने स्लाइड्स डाल अपलोड कर दी हैं आज ही ना, वो पिछली दफ़ा जी, मसले आ आ रहे गई थे। नोटिफिकेशन उसकी, आ गई। पिछली दफ़ा मसले आ रहे थे ना, तो बस इसी में से अब पढ़ेंगे। ये मोरलेस वही सारी सर चीज़ें हैं जो अभी हमने पहले थोड़ी सी पढ़ी थी ना, कि डेटाबेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस वगैरह। जी फिर डेटाबेस वर्सेस फाइल सिस्टम, तो फाइल सिस्टम के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, यही। देखो, पहले तो हमने यहाँ से शुरू करी थी कि डेटा रॉ फॉर्मेट में होता है, फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा जो है इंफॉर्मेशन कहलाती है, और फिर जब हम इंसाइट्स उससे निकालते हैं या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो नॉलेज बन जाती है वही चीज़। सर, आवाज आपकी थोड़ी सी वो आ रही है, कट कट के। वो शायद तुम लोग तुम्हारे नेट का मसला होगा। अच्छा, अब देखो, अब आ रही है सही? हेलो? अब तो मतलब आवाज वैसे आ रही है लेकिन थोड़ी मतलब ऐसे पीछे से शोर जैसी आ रही है, मतलब हाँ उसमें डिस्टरबेंस आ रही है आवाज में। हाँ, वो लोग बोल रहे हैं, एक मिनट रुको, या जी तो फिर मैं। हाँ, चलो। मैं अच्छा, अब इसमें क्या है कि और कौन आ रहा है? अच्छा, अब देखो, हमें जो अब चीज़ देखनी है ना, जो जहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू होती है पहले यहाँ से, कि रोल एंड एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। मतलब कि अब एडवांटेज क्यों है भाई? जो हम काम उससे कर सकते हैं, फाइल से, वो डेटाबेस से क्यों नहीं कर सकते? मतलब जो एक नॉर्मल फाइल स्टोरेज भी तो यही काम करता है ना डेटा। हमने जो डेटाबेस की डेफिनेशन बेसिक पढ़ी थी, क्या क्या स्टोरेज मीडियम प्रोवाइड करता है डेटा को, तो यही काम तो फाइल भी करती है। तो फाइल और इसमें फिर चेंजेस क्या? अब ये लिखा हुआ है कि ये इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूज़र एंड डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, वो क्या है, एक तरीके से मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर किसके दरमियान है? एक यूज़र और एक डेटाबेस के दरमियान मिडिल लेयर है ये तुम्हारी। तो फिर दूसरा क्या है कि डेटाबेस स्ट्रक्चर स्टोर्ड एज फाइल कलेक्शन एक्सेस डेटाबेस थ्रू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब कह रहे हैं कि ये जो है डेटाबेस जो है, एक कलेक्शंस के उसमें स्टोर होता है तुम्हारे डेटाबेस के अंदर ना। कलेक्शन होगा क्या ना, हुआ उसमें स्टोर्ड हुआ होगा आपका। अब कलेक्शन मल्टीपल फाइल्स का कलेक्शन, फाइल इसको मतलब ये एक तरीके से फाइल, वो वाले फाइल से मैंने टेबल के फॉर्मेट में जो आपका डेटा सेव होता है ना। इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर रिलेशनल डेटाबेस की बात करें, तो वो रॉज और कॉलम में सेव होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अभी हम पढ़ेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है, अभी तो सिर्फ अभी पहले इंट्रोडक्शन चल रहा है सारी चीज़ें। अब ये करता क्या है कि अब ये बता रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपका DBMS, वो एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है आपको, डेटाबेस आप एक्सेस कर सकते हो। अब DBS कौन कौन से होते हैं? एक तो हमने DBS अपनी लैब में देख लिया, जो जिस पर हम काम कर रहे हैं, वो है हमारा Oracle 11G, जो है हमारा SQL डेवलपर। वो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो एक्सेस प्रोवाइड करता है आपको डेटाबेस से कनेक्शन के लिए। अच्छा, DBMS enables data to be shared. DBMS integrates many users view of the data. अच्छा, अब ये कह रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि एक डेटा बेस को जो है मल्टीपल यूज़र भी एक्सेस कर सकते हैं। ये इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? कॉन्करेंसी कंट्रोल। अगर मैं इसको बताऊँ, ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, डेटाबेस इनेबल्स डेटा टू बी शेयर्ड, इसको हम कहते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल। लोग बताओ तो, मैंने वो शेयर नहीं करी हुई। स्क्रीन आ रही है अब? जी सर, आ गई।
अरे यार तुम लोग बोलो तो मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी, तुम लोग कह रहे हो कहाँ से पढ़ देंगे। सर मुझे लगा ऐसे नहीं ही पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही क्यों पढ़ाएंगे यार। अच्छा देखो, ये वाला है, डेटाबेस इनेबल्स डेटा टू बी शेयर्ड, मतलब शेयर मतलब कि मल्टीपल यूज़र एक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को, तो ये कॉन्करेंसी कंट्रोल में आ जाती है। कॉन्करेंसी मतलब मल्टीपल यूज़र कैन एक्सेस द डेटा। और फिर आखिरी है कि इंटेग्रिटी, मैनी यूज़र यूज़ ऑफ द डेटा, ये भी वही बात है। लेकिन इंटेग्रिटी की बात आ गई कि आप ज़रूरी नहीं है कि हर यूज़र ही डेटा को हमारा एक्सेस कर सके, तो हम उसमें कुछ चेक्स लगा सकें। चेक्स मतलब कुछ पैरामीटर्स हों, आईडी पासवर्ड टाइप का, इस तरीके से हर यूज़र नहीं आए। अब हम उसमें लिमिट कर रहे हैं यूज़र को, तो ये इंटेग्रिटी की बात की हो जाती है। एक ये सर ये एप्लीकेशन, समझ नहीं आया, ये दोबारा बता दिया। कौन सा वाला बताऊँ? ये लास्ट वाला पॉइंट जो मल्टीपल यूजर्स वाला। ये बता रहा है कि देखो, एक वेबसाइट की समझ लो, एग्जांपल ले लो, समझ लो हमारी एक वेबसाइट है, सही है, फेसबुक है, जी सही है, जी सर। फेसबुक। अभी तुम उसको समझो कि वो एक तरीके से डेटाबेस है, हालांकि बैकएंड पे तो उसका डेटाबेस ही होता है, तो उसमें भी मल्टीपल यूज़र उसको एक्सेस कर रहे होते हैं ना डेटा को एट ए टाइम। ठीक समझ। हाँ, जी मल्टीपल जी। यूज़र उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऐसे ही डेटाबेस को भी आप मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो कि तुम्हें मैंने परमिशन दी हुई है कि तुम उसको एक्सेस कर लो, सिर्फ तुम्हारी परमिशन क्या है कि तुम उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, उसमें ना कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हो। एहतशाम को मैंने दे दी कि वो उसमें डिलीट कर सकता है डेटा को, दूसरे पर्सन को दे दी कि मैंने उसको वो अपडेट कर सकता है। ऐसे ही तीसरा पर्सन है या चौथा, उसको मैंने सारे वो दे दिए, क्या कहते हैं, सारी परमिशन दे दी कि वो डिलीट भी कर सकता है, डिलीट भी, अपडेट भी, मॉडिफिकेशन जो भी है वो सब कुछ कर सकता है। तो ये आ गई इंटेग्रिटी की बात, मतलब कि आप यूज़र की इंटेग्रिटी की बात आ गई इसमें, कि आपने यूज़र को कौन से रोल्स दिए हुए हैं, किस टाइप की आपने यूज़र को परमिशन अलाउ करी हुई है, किस तरीके से वो यूज़र उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, क्या रोल्स दिए हैं, ये थी। एक ये जनरलाइज फॉर्म है कि ये आपका डेटाबेस है पूरा, यहाँ पर पड़ा हुआ, ये तुम्हारा डेटाबेस है एंड यूज़र, बीच में तुम्हारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और यहाँ पर आपका ये फ्रंट एंड पार्ट आ गया, जहाँ पे ये आपके यूज़र्स हैं, यहाँ से इंटरेक्ट हो रहे हैं, या कुछ हो रहे हैं वेबसाइट के थ्रू हो रहे हैं डेटाबेस से, कुछ हो रहे हैं डायरेक्ट सिस्टम के थ्रू हो रहे हैं, लोकल सर्वर के थ्रू। तो ये ऐसे फिर ये मैनेजमेंट सिस्टम को हिट करते हैं, फिर मैनेजमेंट सिस्टम जो है डेटाबेस से डेटा जो भी आपकी क्यूरीज है वो लेकर आता है, फिर लेकर आने के बाद फिर वापस दोबारा एंड यूज़र को, और जो भी आपकी एप्लीकेशन पर है, ये जो भी आपका सिस्टम है, अगर वेब ब्राउज़र है तो वहाँ पर डेटा शो करता है, अगर आपका लोकल डेस्कटॉप है तो वहाँ पर शो करता है डेटा। और इसके मज़ीद एडवांटेजेस क्या हैं कि डेटा शेयरिंग, डेटा सिक्योरिटी की वही बात आ गई ना कि किस यूज़र को कौन किस तरीके का रोल देना है, तो वो किस तरीके से डेटा एक्सेस कर सकता है। जैसे किसी को मैंने दे दिया अपडेट का, किसी को फिर अपडेट का दे दिया, किसी को इंसर्ट का दे दिया, ये सारी चीज़ें हैं। वेटर डेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है पता है कंप्यूटर साइंस में? इंटीग्रेशन का मतलब पता है आप लोग? बताओ। इंटीग्रेशन उर्दू में बता दो, अगर वही थोड़ी है कि उसमें से इंग्लिश ही बताओ। एनी आइडिया? सॉर्ट करना सर। क्या कह रहे हो? सॉर्टिंग। सॉर्ट इंटीग्रेशन मतलब चीज़ों को कंबाइन करना, डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके एक एक एज अ फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे फ़र्ज़ करो कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या इंटीग्रेशन यूज़ होती है, फ्रंट एंड पार्ट हो गया, HTML CSS, बैक एंड हो गया उसका डेटाबेस। तो ये जब सारी चीज़ें बनती हैं तो फिर पूरी एक वेबसाइट बनती है। तो वो इंटीग्रेट मतलब चीज़ों को कंबाइन करके फिर एक फॉर्मुलेट होती है, एक सिस्टम बनता है या एक एप्लीकेशन बनती है। सही है? जी सर। अगर अभी भी शोर आ रहा है तो मैं एक मिनट रुको, मैं फिर दूसरे उसमें रूम में चला जाता हूँ अपने नहीं मोबाइल सर, में। सही है, समझ आ रहा हूँ। हेलो। सही है, सही, हाँ बोलो।
सर ये आपकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है? अरे यार इधर आओ, ये देखो ऐसे डाउनलोड होगी। मेरी स्क्रीन देखो। क्या दिखाएं? ये देखो। अरे यार यहाँ गए तुम डेटाबेस पर, यहाँ पर अब तुम क्लिक करोगे ना ये नॉर्मल, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा। क्या करोगे, राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब, ये करोगे, आ गया वो ऑप्शन डाउनलोड का, कर लेना। हाँ ये ऑप्शन तो आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा। अभी करता हूँ, चले देखता हूँ दोबारा। ये हो गई। एक देखता बार हूँ एक सेकेंड। सही है, कहाँ थे हम, हाँ। ये वो फीचर्स हैं जो इसको डिस्टिंग्विश करता है, किससे नहीं डिस्टिंग्विश हुआ करता सर। है। हो गई। नहीं। अभी रुक जाओ तुम करूँ? एक स्क्रीन मिनट। शेयर करूँ? हाँ कर दो स्क्रीन शेयर। अपनी हटाएं। स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ दिखाओ। स्क्रीन आ रही है सर? एक मिनट। स्क्रीन आ रही है मेरी? नहीं, हाँ आ गई आ गई। अच्छा ये आ इधर। हाँ नहीं ना, गलती कर रहे हो। अच्छा एक सेकेंड, वो वाला तरीका ना चले। राइट क्लिक करो। सही है। हाँ वो अब खुल ये गई, आए वो हम। खुल गई, खुल गई, खुल गई वो। अरे वो खुल गई, ऊपर टैब पे खुली है। हाँ ये आ गया ना बटन। क्या फंडे मार रहा है तू लोग भी। हाँ क्या हो रहा है ये? वो भी नहीं हो रही, वो पुरानी वाली भी। ये तुम्हारे पास भी एरर आ रहा है अली। अली हेलो। अगली मुराद के पास थोड़ी डाउनलोड वही तो पूछ रहा हूँ मैं। हो गया ये। अली ये कहाँ भाग गया। अली मुराद। देख रहा हूँ सर, देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। अच्छा वैसे होता नहीं है, मैंने और पे भी हाँ ग्रुप ये पे अपलोड करी है। यहाँ से यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। 15 से ऑन हो रही है सर यूनिवर्सिटी अपनी। हाँ कर देंगे अब। आना है फिर। हाँ आना होगा, अगर नहीं हो रही। नहीं होना चाहिए ना। तुमने बंद ही नहीं करवाई। अल्ताफ भाई का दोस्त थोड़ी है। बुलाओ ना तो। अभी नहीं है क्यों? जरा टाइम लगेगा। कितना टाइम। सर ये इमरान खान की अकों में निकल जाए ना फिर इमरान अगला खान के नंबर साथी उन्हीं का तो ये है वो। प्राइम मिनिस्टर का। इमरान खान के साथी तो है वो। नहीं नहीं, इतने बुरे दिन नहीं है। मैंने ये व्हाट्सएप पे अपलोड कर दिया ग्रुप पे। सही है। और वो भी कर देते पुरानी वाली। पुरानी को मुझे मिल नहीं रही है। ये वही है। तो आपने उसमें दिए ना, हाँ जीमेल पर दी हुई है ना, वो अपने पास डाउनलोड कर लें फिर से। मेरे पास मिल रही है। क्लासरूम पर। हाँ आ गई ये भी। चलो ये भी डाल देता हूँ। सही है। अब आ जाओ वापस सही। क्लास ओके में सर। लेकर के आ जाओ। तो जल्दी आ जाया करो, क्लास में इतनी देर में आते हो तुम लोग।
सर मेरे पास भी नहीं हो रहा, सेम एरर आ रहा है। अच्छा, मैंने गेट अपलोड कर दिया, देख लेना। मैं फिर बाद में देखता हूँ क्या गड़बड़ क्या हुई है। अच्छा, ये जो जितने भी एडवांटेजेस हैं ना कि डेटा शेयरिंग, डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इनकन्सिस्टेंसी और डेटा एक्सेस, डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज एंड यूज़र प्रोडक्टिविटी, और जो इससे पहले वाले भी पढ़े थे, ये वो सारे एडवांटेज हैं जिसमें जो इसको सेपरेट करता है किससे, फाइल से, फाइल सिस्टम से, जो है ना नॉर्मल फाइल सिस्टम या फाइल स्टोरेज से। अच्छा, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस कौन कौन से होते हैं? एक सेंट्रलाइज होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक ऑपरेशनल होता है। सेंट्रलाइज में क्या होता है कि डेटा लोकेटेड एट अ सिंगल साइड। सिंगल साइड का मतलब क्या है, मैं तुम्हें एक सिनेरियो बना के दिखाता हूँ कि सेंट्रलाइज का मतलब क्या बोल रही है। सेंट्रलाइज का मतलब है यहाँ पर मैंने लिखा सेंट्रलाइज डेटा बेस। सही है। इसका सिनेरियो क्या होगा कि तुम्हारे पास एक पीसी ये रहा, सही है, एक पीसी तुम्हारा ये है, एक पीसी तुम्हारा ये सर मतलब स्क्रीन समझ शेयर, लो। हाँ बोलो। स्क्रीन शेयर कर दें? स्क्रीन शेयर हुई भी है? नहीं आज सर, अब आइए। हाँ, वो रिज्यूम पॉज हुई थी। सही है। देखो, सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास ये मल्टीपल यूज़र हैं। एक यूज़र ये रहा तुम्हारा, यूज़र से मान लो, या क्लाइंट से मान लो। मैं C1 लिख रहा हूँ, C1 मतलब क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 एंड 3। एक तुम्हारा हो गया यहाँ पे, एक क्लाइंट तुम्हारा यहाँ पर हो गया, क्लाइंट 4। और तुम्हारा ये है तुम्हारा डेटाबेस। सही है। सेंट्रलाइज में क्या होता है, डेटाबेस आपका एक ही होता है और मल्टीपल यूज़र जो हैं एक ही डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस एक ही साइट पर होगा। अब फ़र्ज़ करो कि तुम्हारे पास ये है, साइट 1 है ये। सही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइट 1। सही है, ये तुम्हारा। अब ये भी जो है यहाँ से भी एक्सेस करेगा, ये तुम्हारा यहाँ पर एक्सेस कर रहा होगा, ये इधर एक्सेस कर रहा होगा, ये ऐसे एक्सेस कर रहा होगा। इस तरीके से कुछ तुम्हारी डायग्राम बन रही होगी सेंट्रलाइज डेटाबेस की। अगर ये एक वेबसाइट एक साइट पे पड़ा हुआ है, अब ये साइट का नाम कुछ भी दे दो, कोई साइट क्या हो सकती है तुम्हारी, साइट कोई लोकेशन हो सकती है। लोकेशन फर्स्ट करो कि ये फर्स्ट करो तुम्हारा डेटाबेस कराची लोकेशन पर है, लेकिन यहाँ पे ये जो यूज़र है ये कहाँ से एक्सेस कर रहा हो सकता है, ये नॉर्थ से कर रहा हूँ, ये इस्लामाबाद से कर रहा हूँ, ये दूसरे रीजन से कर रहा हूँ, पेशावर। तो ये सारी चीज़ थी। तो देखो, सेंट्रलाइज में क्या होगा कि अलग अलग रीजन पर होंगे और ये इसकी दूसरी कोई लोकेशन होगी। तो सेंट्रलाइज का समझ में आ गया कि मल्टीपल यूज़र्स या यूज़र जो हैं एक्सेस कर रहे होंगे, एक ही डेटाबेस होगा आपका और वो एक डेटाबेस एक ही साइट पर होगा डिप्लॉय। अब वो साइट कोई सी भी हो सकती है, कोई सी भी लोकेशन हो सकती है। इसका बताओ डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज बता दो। सर इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर हमारे साइट या हब में कोई फॉल्ट आ जाता है तो फिर कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा सर, एक ही सर। हाँ, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, SOP है ये, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो अगर सिर्फ साइट या में हमारे ये कुछ भी इशू आएगा तो फिर सबके वो डाउन हो सकता है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ ये, अगर इसमें लिखते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है ये। अगर एक इस यहाँ पर अगर तुम्हारी सर्विस डाउन हो गई ना इस डेटाबेस की, तो कहीं से भी फिर यूज़र क्लाइंट आपका जो है एक्सेस नहीं कर सकता होगा डेटा। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम का। अब दूसरी क्या थी, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि आपका जो है डेटाबेस मल्टीपल साइट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है और उसको आप एक्सेस कर सकते हो मल्टीपल उस पर। और इसकी देखो, इसकी मतलब डायग्राम किस तरीके से बनेगी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की। मैं सर ये तो नेटवर्किंग की तरह हो गया एक किस्म से। हाँ ना, तो ये विदाउट नेटवर्क के आप डेटा एक्सेस थोड़ी कर सकते हैं।
सही, तो मतलब कि जो वो चाहिए नेटवर्किंग होती है ना। टपोलॉजीज जो हम पढ़ते थे तो ये उसी के अंदर आता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट भी है। डिस्ट्रीब्यूटेड जी डेटाबेस भी एक अलग सब्जेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूटेड जी सिस्टम भी कि आपने डेटाबेस को जो है डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है मल्टीपल साइट्स पे, और जब मल्टीपल साइट्स पे आपने डिप्लॉय करा हुआ है तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है नेटवर्क तो चाहिए ही होगा ना। तो ये चीज़ थी। ठीक है। सही है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बच जाओगे। और दूसरा क्या है कि अगर एक साइट फेल होती है तो दूसरे ट्रैफिक को आप दूसरी साइट पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये चीज़ है। इससे क्या हो गया कि अवेलेबिलिटी इना बढ़ गई। सही है। अब इसके मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं पहले मैं लिख दूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद इसकी डायग्राम बनाते हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि नो ओए होए बहुत ही नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। दूसरा क्या है कि अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई। सही है। ये सर। कौन भाग गया है? अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया, और लोड बैलेंसिंग भी हो गई इससे। तो जैसे फर्ज करो किसी एक साइड पे जैसे लोड बढ़ रहा है तो आप ट्रैफिक को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, तो इससे ये इसके क्या है प्रोज हो गए। अब आ जाओ इसकी जो है डायग्राम पर। कि इसकी ये मैंने बनाया क्लाइंट, एक मैंने यहाँ बना लिया क्लाइंट, एक मैंने यहाँ पे बना लिया क्लाइंट, एक मैंने इधर बना लिया क्लाइंट। सही है। अब मैंने इसको अरे यार, ये कर लिया। ये एक रीजन है यार, बड़ी गंदी बन रही है डायग्राम। मैं तुम्हें नेट पे बता देता हूँ, नेट पे दिखा देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो उससे ज़्यादा आसानी से पता चल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ये देखो सबसे आसान वाली समझ में भी आ जाएगी। देखो ये है इसकी, देखो ये एक साइट 1 है, ये साइट 2, साइट 3, साइट 4। अब इसमें दिखा रहे हैं कि साइट 1 पे कोई वो नहीं हुआ हुआ डेटाबेस डिप्लॉय, साइट 2 पर हुआ है, साइट 3, साइट 4 और साइट 5 पे डिप्लॉय हुआ हुआ है। अभी कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हुआ है डिप्लॉय किधर पे इधर। कल को अगर यहाँ साइट 2 अगर आपकी बंद हो गई तो साइट 3 से आप डेटा एक्सेस कर सकते हो साइट 4। इससे एक इसका एक एडवांटेज और भी आ रहा है। इसका एक दूसरा एडवांटेज क्या आ रहा है कि बैकअप भी बन रहा है आपका डेटाबेस की ना, बैकअप बन रहा है, बैकअप ऑफ डेटाबेस। इससे पता चला ना कि देखो जो यहाँ पे चीज़ सेव हो रही होगी वो यहाँ पे उसका बैकअप भी बन रहा होगा। यही तो प्रिंसिपल इसका भी है। आजकल जो क्लाउड भी है ना, क्लाउड भी इसी बेस पे बेस हुआ हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लाउड इन्वायरमेंट भी आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड पे ही काम कर रहा होता है। कि एक क्लाउड जो है कराची में डिप्लॉय हुआ है फर्ज करो, दूसरा क्लाउड जो है इंडिया में हुआ हुआ है, इंडिया के किसी एक सिटी में हुआ हुआ है, मुंबई ले लो, तीसरा क्लाउड दुबई में हुआ हुआ है। वो यही होता है कि मल्टीपल क्लाउड्स आपने डिप्लॉय करे हैं। कल को जैसे कराची की वेबसाइट या कराची का रीजन अगर बैठता है किसी भी वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए या टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, तो फिर आपकी जो ट्रैफिक है वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, मुंबई या फिर दुबई। लेकिन शिफ्ट करने का भी एक तरीका होता है, जो सबसे करीब पड़ेगा। जैसे फ़र्ज़ करो मेरा भी जो करीब है रीजन वो इंडिया पड़ रहा है, तो मेरा जो सर्वर है वो उसको शिफ्ट कर देगा लोड को इंडिया की तरफ। अगर कल को
कोई एक्सेस कर रहा है कहीं और से और उसकी जो है लोकेशन करीब पड़ रही है दुबई, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, उसको उस तरफ फिर शिफ्ट कर देगा दुबई की तरफ, ताकि वो दुबई से करें। ये किस लिए है, लेटेंसी को मिनिमाइज़ कर सकें। लेटेंसी का मतलब होता है डिले, जो नेटवर्क में डिले आता है ना आपका, वो मिनिमाइज़ कर सको, ये इसलिए यूज़ होता है। एक होता है ऑपरेशनल डेटाबेस सपोर्ट्स कंपनी डे टू डे ऑपरेशन। ऑपरेशनल डेटाबेस मतलब कि वो कंपनी का अपना ही होता है, उनका अपना प्राइवेट समझ लो, एक तरीके से डेटाबेस समझ लो। फिर डेटा वेयर हाउस का मतलब क्या होता है कि आपका जो है ना डेटा, हिस्टोरिकल डेटा होता है बहुत सारा, वो आपने डेटा स्टोर करा हुआ होता है बाद में कभी उसको यूज़ करने के लिए। हिस्टोरिकल डेटा समझ लो डेटा वेयर हाउस में आ जाता है, ये डेटा स्टोर करता है, फिर बाद में आपको जैसे कोई पुराने डिसीजंस लेने हों, पुराने पैटर्न को देखते हुए कि हमारे प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी या प्रीवियस रिकॉर्ड क्या था, उसके बिहाफ पे सर कोई आवाज नहीं आ रही डिसीजन सही। लेना हो। हाँ, किसी ने माइक खोला हुआ है अपना माइक। तो ये चीज़ थी, डेटा वेयर हाउस स्टोर्स डेटा यूज फॉर प्रैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन। लेकिन ये वेयर हाउस में हिस्टोरिकल डेटा होता है, जो जैसे कई साल पुराना, और उसको आपने स्टोर करा हुआ हो कि अभी आपकी यूजेज नहीं है, लेकिन फॉर डिसीजन पर्पस या इंसाइट्स के लिए कि हमारे पिछले उसमें ये हम लोगों ने अचीवमेंट करी थी, इतना हम लोगों ने इनकम, हमारी इतनी एक्सपेंस था, इतना हमारा इनकम था, इतनी हमने ग्रोथ जनरेट हुई, ये सारी चीज़ें। फिर प्रेजेंट डेटाबेस से कंपेयर करने के लिए, तो इसमें ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा आपका स्टोर हो रहा होता है। डेटा वेयर हाउस की एक दूसरी डेफिनेशन भी है, रिपोजिटरी कलेक्शन ऑफ डेटा। रिपोजिटरी मतलब कि आपका पुराना जो जितना भी डेटा है उसमें आपने कलेक्शन करी है। टाइप्स ऑफ डेटाबेस। सर पूछो। पहला पॉइंट बता दें। पहला पॉइंट किसका, ये वाला? सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब है कि डेटाबेस एक ही साइट पे स्टोर होगा और मल्टीपल यूज़र उसको एक्सेस कर रहे होंगे। ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो डेटाबेस मल्टीपल साइट्स पे पड़ा हुआ है। यहाँ फर्ज करो कराची हो गया, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर। अगर कराची रीजन बंद होता है तो फिर दूसरे आप एक्सेस कर सकते हो, दूसरे जो है साइट से आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि एक ही डेटा है एक ही वेबसाइट पर, एक ही वेबसाइट कह रहा हूँ सॉरी, एक ही लोकेशन पे एक ही डेटाबेस स्टोर हुआ हुआ है। और मैं इसकी अगर तुम्हें बनाकर दिखाऊं, अगर फिर से जल्दी से बना देता हूँ, कोई एक ये तुम्हारा है यूज़र, एक ये यूज़र है और एक ये यूज़र है। तुम्हारा डेटाबेस ये रहा, और ये कौन सी साइट पर है, कराची पर है। साइट 1 जो है हमारी कराची है, तो यूज़र यहाँ से कर रहा है, एक यहाँ से क्लाइंट कर रहा है और एक यहाँ से। ये वाला क्लाइंट किधर है, ये वाला क्लाइंट इस्लामाबाद में, ये पेशावर में, और ये है लाहौर से। इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है ये। अगर ये कल को कराची की साइड में कुछ फॉल्ट आ गई या कोई डिज़ास्टर आ गया, अल्लाह ना करे, तो ये फिर कराची का जो डेटाबेस है वो तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये ना तो लाहौर से कोई एक्सेस कर सकते हैं, ना इस्लामाबाद, ना पेशावर, कहीं से भी फिर एक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। और दूसरी बात कि ये बैकअप नहीं बनेगा। और कल को अगर बहुत हैवी ट्रैफिक एक ही डेटाबेस पर आ गई, एक ही साइट पर आ गई, तो डेटाबेस स्लो भी हो सकता है, आपकी एप्लीकेशन भी स्लो हो सकती है। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं सेंट्रलाइज के। हर शहर का अपना डेटाबेस होना चाहिए। क्या कह रहे हो? हर शहर का अलग डेटाबेस बनेगा। हर शहर का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये शहर का मतलब ये नहीं है कि हर शहर के हिसाब से हर शहर का बना रहे हो। आपने एक ही डेटा को मल्टीपल उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसकी एग्जांपल ये बताता हूँ ना, देखो ये हो गई तुम्हारी इस्लामाबाद रीजन हो गया, ये हो गया तुम्हारा लाहौर रीजन हो गया, ये रीजन है अभी सारे समझ, ये कराची रीजन हो गया, ये हो गया तुम्हारा पेशावर।
अब देखो, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड की बात बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है और मतलब उसकी वो क्या है बेनिफिट। फर्ज करो कि ये है तुम्हारा यहाँ पर डेटाबेस, एक ये डेटाबेस है, एक ये डेटाबेस है कि कराची का डेटाबेस है, ये इस्लामाबाद का। इस ये नहीं समझना कि जो कराची का डेटाबेस है वो पेशावर के डेटाबेस से अलग होगा या लाहौर के डेटाबेस से, नहीं है, सेम है। आपने क्या करा है, सिर्फ सिंपल कॉपीज़ बना दी हैं। इस डेटाबेस की एक यहाँ पे कॉपी बना दी है, इस डेटाबेस की इधर और इधर 4 कॉपीज़ बना दी हैं 4 जगहों पे डिप्लॉय करने के लिए। अब ये क्या है, ये आपस में एक कम्युनिकेशन चैनल है। फर्ज करो होती घटिया डायग्राम बन रही है, ये फ़र्ज़ करो ये सही है, ये कम्युनिकेशन चैनल है और इसको आप किस तरीके से एक्सेस कर रहे हो, थ्रू नेटवर्क के थ्रू, सही है। तो ये जो है डेटा इससे अब एक्सेस हो रहा है, ये इससे, ये इससे। अब कल को क्लाइंट अगर पेशावर से एक्सेस करना चाह रहा है तो वो पेशावर से एक्सेस कर लेगा, कराची वाला कराची से। अब फर्ज करो कि अगर कहीं से कराची की सर्विस डाउन हो गई और अब कराची वाले या कहीं और से रीजन को एक्सेस करना है तो वो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी। यही वाले बिल्कुल ये वाली जो कराची की जो कॉपी है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है लाहौर में, और इस्लामाबाद में भी है, हर जगह से एक्सेस हो जाएगी। लेकिन जहाँ सबसे करीब उसकी लोकेशन पड़ेगी, सर्वर उस तरफ उसकी ट्रैफिक को ट्रांसफ़र कर देगा इस तरफ। जैसे फ़र्ज़ करो कराची का फ़र्ज़ करो कि करीब पड़ रहा है तुम्हारा इस्लामाबाद, तो अब कराची का जो ट्रैफिक है सारा भी इधर जा रहा है, जब तक यहाँ की सर्विस अवेलेबल नहीं हो जाएगी। तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है डिस्ट्रीब्यूटेड में डेटाबेस। दूसरा क्या है कि अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। अब आपका जो डेटाबेस है ज़्यादा अवेलेबल होंगे। अब ये नहीं है कि यहाँ पर गड़बड़ आ गई तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से तो एक्सेस कर लोगे, यहाँ पे भी एक्सेस हो जाएगा, यहाँ से भी एक्सेस हो जाएगा। तीसरा क्या है कि बैकअप बन रहा है, जो चीज़ यहाँ पे सेव हो रही है उसकी कॉपी यहाँ पे भी कॉपी सेव होगी, सही है, यहाँ पे भी उसकी कॉपी सेव होगी, तो फिर इधर भी उसकी कॉपी सेव हो रही होगी, सही। ये इसके एडवांटेज थे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के। 1 मिनट ज़रा मैं कॉल रिसीव कर लूँ। हेलो, वालेकुम सलाम। कितने का? अच्छा 1 मिनट बोलिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ भाई आ जाओ। इतनी लंबी कॉल? आ जाओ टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। अब देखो, एक ये तो तुम्हारे वो वाले टाइप्स थे जो उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि कौन सा डेटाबेस किस साइट पे डिप्लॉय हुआ है। अब उसकी इंटरनल के स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, तो ये वो वाले डेटाबेसेस हैं। एक बात याद रखना, जो हमारे जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल जितना भी है, जो रिलेशनल डेटाबेस है वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वो रिलेशनशिप बेस पे काम कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड कौन से होते हैं, जो नो एसक्यूएल होता है। और नो डेटाबेस की 2 टाइप्स होती हैं, एक एसक्यूएल और एक नो एसक्यूएल। तो अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्या है, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड, फिर एक्सएमएल डेटाबेस होते हैं, ये होते क्या है अभी। फिर मैं डिफरेंस बताऊंगा कि एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल में डिफरेंस क्या है। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है कि कोई उसका स्कीमा या स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है, जैसे जेसन में डेटा आ रहा होता है ना आपका, वो है इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल कि कोई ना उसमें कोई टेबल होता है ना कोई इसका स्ट्रक्चर होता है, वो की वैल्यू पेयर पे काम कर रहा होता है। मतलब कि एक आपने वैल्यू ली इस तरीके से, जैसे मैं नोट पैड खोल के दिखाऊँ तो जैसे जेसन में डेटा किस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। मैंने नाम लिखा, नेम, इस तरीके से आ रहा होगा, ये तुम्हारी क्या है, की है, और इसके बाद वैल्यू क्या होगी उस की, जो भी इसका नाम होगा, देखो जैसे अली,
फिर ऐसे ही उसकी एज आ रही होगी, एज भी क्या होगी, इसकी की होगी, और उसका नाम क्या होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे मैंने दी 23। इस तरीके से ये डेटा आ रहा होगा आपके पास। ऐसे ही मल्टीपल भी हो सकता है, ये एक ऑब्जेक्ट था, इसके बाद मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी ऐसे बन सकते हैं। अब इसमें नाम यहाँ लिख दो, चेंज कर दो, कहते शाम, उसकी उम्र कर दो ये। तो ये ऐसे मल्टीपल में आ रहा था, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरा क्या है कि जब स्ट्रक्चर डेटा होता है कि उसमें आपका रॉ और कॉलम में होता है, जाहिर सी बात है। और उसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जो टेबल फॉर्मेट में होता है। जैसे हम लोगों ने अपनी लैब में भी पढ़ा था, लैब 1 में, तो उसमें जो हम जब भी क्यूरी रन करते थे तो रिज़ल्ट हमारा टेबल फॉर्मेट में आउटपुट में शो होता था हमेशा, रॉ और कॉलम में। तो वो स्ट्रक्चर था। सेमी स्ट्रक्चर क्या है कि कुछ डेटा जो है आपका प्रोसेस हुआ होगा, मतलब कि ये मिक्सचर है अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड का। कुछ डेटा जो है आपका रॉ और कॉलम के फॉर्म में आ रहा होगा, कुछ डेटा जो है आपका अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ रहा होगा। और तीसरा जो है एक्सएमएल है। एक्सएमएल मतलब ये डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, और एक्सएमएल जैसे एचटीएमएल होता है ना, ऐसे ही एक्सएमएल में भी इस तरीके से ही आ रहा होगा डेटा आपका। जैसे ये मैं इसको अगर एक्सएमएल फॉर्मेट में कैसे लिखूँ तो इस तरीके से लिखा जाएगा। नेम टैग बेस होता है एक्सएमएल, जैसे एचटीएमएल टैग बेस होता है ना, इस तरीके से ही टैग होता है। नेम अली, और फिर यहाँ नेम क्लोज हो गया, सही है। तो इसके बाद क्या आएगा, एज, तो यहाँ लिख देता हूँ 23, और फिर यहाँ एज का टैग क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे इसका ऊपर लिख लो, ये किसके उसमें आ रहा है, पर्सन में आ रहा है, फर्स्ट करो, और फिर इन दी एंड ये पर्सन का टैग बंद हो जाएगा। ये पेरेंट है, ये सर ये कौन सा फॉर्म है? चाइल्ड। ये एक्सएमएल है, जैसे एचटीएमएल होता है ना टैग बेस, ये जी, जी। एक्सएमएल भी ऐसे ही होता है, एक्सएमएल डेटाबेस भी होते हैं ऐसे। फिर ऐसे ही इसका दूसरा आ जाएगा, दूसरे में एहतशाम आ रहा होगा, एहतशाम। तो ये एक्सएमएल डेटाबेस की बात हो रही है इसमें। अनस्ट्रक्चर्ड का जो डेटाबेस है, ये जो सबसे मशहूर डेटाबेस है, इसका नाम क्या होता है, मोंगोडीबी, सही है। स्ट्रक्चर्ड में तुम्हारा तो तुमने देखा वही है, एसक्यूएल होता है, स्ट्रक्चर्ड में आ जाता है। और एक्सएमएल के लिए एक्सएमएल डेटाबेसेस, इसका जो डेटाबेस है वो है बेस एक्स डेटाबेस। ये मैंने इस पर काम भी करा हुआ है, इस पर भी करा हुआ है, एसक्यूएल पे भी और मोंगो पे भी करा हुआ है। एसक्यूएल में तुम्हारे कौन से हो गए, ऑरेकल, जो टेबल फॉर्मेट में होते हैं, एमएस सीक्वल सर्वर, दूसरा हो गया और माई एसक्यूएल लाइट। ये सारी चीज़ें हैं तुम्हारी ना, सही है। ये तुम्हारी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में थी, STRUCTUR स्ट्रक्चर्ड। ऊपर वाले क्या हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हैं, जो मोंगो डीबी की जो मैंने एग्जांपल दे दी है डेटाबेस की, अनस्ट्रक्चर्ड। और ये एक्सएमएल डेटाबेस, सही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम्हारा HTML टैग बेस होते हैं। अब देख लो, ये दिखा रहा है टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, ये तो अभी तुम्हारे सारे स्ट्रक्चर्ड के दिखा रहा है, MS एक्सेस, MS सीक्वल सर्वर, IBM, MySQL, ओरेकल डेटाबेस, ये सारी चीज़ें। अब इसमें ये वो चीज़ें बता रहा है कि मल्टीपल यूज़र काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सिंगल यूज़र कर सकते हैं, सेंट्रलाइज है या क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़। और वाई डेटाबेस डिज़ाइन इज इम्पॉर्टेंट है। अब ये बता रहा है कि डेटाबेस को डिज़ाइन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये तो डिज़ाइन टेक्निक्स जो हैं, जब हम ER डायग्राम पढ़ेंगे ना, एंटिटी रिलेशन डायग्राम, ये वहाँ पर आएंगी। लेकिन अभी एक तरीके से बस एक ये समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। फोकस ऑन डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर यूज़र फॉर एंड यूज़र डेटा डिज़ाइनर मस्ट आइडेंटिफाई डेटाबेस एक्सपेक्टेड यूज। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ पे आप उसको डिज़ाइन करोगे, उसको टेबल्स में कन्वर्ट करोगे, जो आपका रियल लाइफ जो प्रॉब्लम आ रही है उसको टेबल्स में डिवाइड करोगे। जितने ज़्यादा टेबल होंगे उन टेबल के दरमियान जितने ज़्यादा लिंक बनता जाएगा
उतना ही ज़्यादा आपका डेटाबेस नॉर्मलाइज और ज़्यादा एफिशिएंट काम करेगा। अगर तुमने एक ही टेबल में जो है मल्टीपल रिकॉर्ड्स डालते गए, जैसे फ़र्ज़ करो कि मैंने एक डेटाबेस बना रहा हूँ एजुकेशन का। अब एजुकेशन में स्टूडेंट का डेटा टेबल अलग बनेगा और इंस्ट्रक्टर का टेबल अलग बनेगा, फिर उसके बाद उनका रिज़ल्ट का टेबल अलग बनेगा, उनका डिपार्टमेंट का टेबल अलग बनेगा। तो जितना आप उसको जो हो रिफ़ाइन करते जाओगे उतना डेटाबेस अच्छा होता जाएगा। अगर आपने एक ही टेबल बना लिया कि उसमें स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड भी आ रहा है और इंस्ट्रक्टर का भी आ रहा है, उनका रिज़ल्ट भी आ रहा है, सब कुछ एक ही उसमें आ गया, तो इन दी एंड जब रिकॉर्ड आपके पास मिलियंस में जाएगा ना, तो फिर वहाँ डेटाबेस की जो है परफॉर्मेंस स्लो होना शुरू हो जाएगी और फिर आपका डेटाबेस क्रैश भी कर जाएगा। अब ये वही वाली बातें हैं जो मैंने पहली क्लास में भी करी थी ना, ये वही सारी स्लाइड्स में हैं। अब उसको बता रहा है कि फ़ाइल सिस्टम भी तो होता है, तो उसमें क्या चीज़ें हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन ईजियर टू अंडरस्टैंडिंग फाइल सिस्टम प्रॉब्लम्स टू हेल्प। फाइल सिस्टम होते हैं टिपिकली कंपोज्ड ऑफ फाइल्स फोल्डर ईच टैग्ड एंड कीप्ड इन कैबिनेट। वही के फाइल सिस्टम जो है फोल्डर्स में यूज़ होता है, फोल्डर सिस्टम होता है ना, जैसे एक नॉर्मल पीसी में होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये बता रहा है कि ये जो डेटा दिखा रहा है ये तुम्हें किस में दिखा रहा है, ये तुम्हारा एक तरीके से फाइल का दिखा रहा है, कस्टमर फाइल दिखा रहा है। तो उसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं, ये सी नेम हो गया, कस्टमर फ़ोन हो गया, कस्टमर एड्रेस हो गया, ज़िप कोड हो गया उसका, एड्रेस, ए नेम, फ़ोन, और फिर बाकी सारी इसकी ना सारी चीज़ें बता रहा है। ये सारी ये फील्ड्स कहलाती हैं। अगर यही तुम इसको रिकॉर्ड्स में लोगे तो ये रिकॉर्ड्स कहलाएगा। टपल्स जो हैं रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रॉ है उसको टपल्स या रिकॉर्ड बोलते हैं, और जो कॉलम है हम डेटाबेस में उसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ये एक डायग्राम है कि किस तरीके से सेल्स का डिपार्टमेंट जो है फाइल सिस्टम से डेटा एक्सेस कर रहा है। ये एक फ़ोल्डर है, ये एक सेल्स का फ़ोल्डर है, और फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है किस तरीके से एक्सेस कर रहा है, और फिर रिपोर्ट्स कैसे जनरेट हो रही हैं। एक ये है, इसमें दो जगह से आप डेटा गैदर करके उसको डेटा को आप यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर एक फ़ोल्डर से आप यूज़ कर रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है, वही कि मैंने पहले भी बताई थी कि फ़ाइल सिस्टम एंड इम्प्रूवमेंट ओवरऑल मैनुअल। कि देखो इसमें जो है ना कि आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर रहे हो, या रिस्ट्रिक्शन लगानी हो तो किस यूज़र को कौन से राइट देने हैं, कितना डेटा उसको व्यू कराना है, कौन सा डेटा पे उसको एक्सेस देना है। कि ये एक्सेस जो है आप ये वाला जैसे फ़र्ज़ करो कि यूज़र ए जो है सिर्फ व्यू कर सकता है डेटा को, यूज़र बी जो है एडिट कर सकता है, यूज़र सी जो है सब कुछ कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, और मैनिपुलेशन जो भी करनी है उसको सब कर सकता है। इसमें इस तरीके से कोई चीज़ नहीं, और बैकअप नहीं बन सकता। और बाकी चीज़ें हैं कि जब रिकॉर्ड जब आपका कल को जो है जब इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा 1000 के बाद 100,000 फिर लैख पे चला जाएगा, तो फिर यहाँ पर फाइल सिस्टम फेल होना शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम विद फाइल सिस्टम डेटा मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट साइड के सिक्योरिटी फीचर्स हो गए, जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों के यूज़र्स को क्या किस तरीके से एक्सेस करवाना होगा। समरी ऑफ फाइल सिस्टम लिमिटेशन रिक्वायर्स एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग, कैन नॉट परफॉर्म एड हॉक क्वेरीज। वही क्वेरीज परफॉर्म नहीं कर सकता उसमें, जैसे हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज परफॉर्म कर रहे थे। तो इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप फाइल से कुछ क्यूरी परफॉर्म करवाओ या कोई इससे डेटा लो और वो फिर इन दी एंड डेटा ला कर दे रहा हूँ। वो जो आपके पास रिज़ल्ट आ रहा होता है बस वही होता है, उसी में ही आप शो करा सकते हो, उसमें ही आप ग्राफ प्लॉट करा लो। जो सबसे इसकी एग्जांपल जो है एक्सेल की है। चेंजेस जो हैं स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर सकते। सिक्योरिटी तो जाहिर सी बात है कि होती नहीं है, उसकी सिक्योरिटी बहुत ही लेस होते हैं। डेटा रिडेंडेंसी क्या है? रिडेंडेंसी मतलब कि रेप्लिकेट हो रहा है डेटा, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, सेम डेटा। तो फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर मेक इट डिफिकल्ट टू कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अब ये बता रहा है कि फ़ाइल सिस्टम में जो है अगर दूसरा डेटा जो है मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है, जैसे एक सोर्स से आपकी मल्टीपल सोर्सेज मतलब एक सोर्स है आपकी वेबसाइट से कहीं से डेटा आ रहा है, एक सोर्स से आपकी किसी सेंसर से डेटा उठकर आ रहा है,
तो अगर इस तरीके से आ रहा है तो फाइल सिस्टम जो है इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। उसके लिए जो डेटाबेस ही सबसे अच्छे होते हैं, और डेटाबेस चाहे वो एसक्यूएल वाले हों या नो एसक्यूएल हों, वो इसको हैंडल कर सकते हैं कि मल्टीपल फॉर्मेट का जो डेटा है ना, वो इसको हैंडल करके अपने एक फॉर्मेट में बना सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज मतलब मल्टीपल फॉर्मेट का डेटा आ रहा है, डेटा सेम डेटा स्टोर्ड अननेसेसरी इन डिफरेंट प्लेसेस। अब ये कह रहा है कि डेटा रिडंडेंसी का मतलब कि सेम डेटा स्टोर करा हुआ है लेकिन नेसेसरी नहीं है, और डिफरेंट प्लेसेस मतलब डिफरेंट साइट पर करा हुआ है। अब आपने हो सकता है कि एक ही डेटा को मल्टीपल साइट्स पे डिप्लॉय करा हुआ है, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। जैसे हमारे उस वाले केस में तो ज़रूरत पड़ी थी, या कल को जो है डेटा फेल हो गया तो उसका एक बैकअप होना चाहिए, लेकिन एक से ज़्यादा बैकअप जो है वो भी फिर गलत हो जाएगा कि आप फजूल में आप डेटा की जो है स्टोरेज आप घेर रहे हो। डेटा इनकन्सिस्टेंसी फाइल सिस्टम में कि डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन ऑफ सेम डेटा अकर एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसे फ़र्ज़ करो कि मैंने इस्लामाबाद में एक डेटा का जो है वर्जन 1 सेव करा हुआ है और कराची में वर्जन 2 हुआ है। अब यूज़र एक्सेस कर रहा है वर्जन 2, तो पता चला कि उसमें वर्जन 1 में जो चेंजेस करनी थी वो वर्जन 2 में हुई भी नहीं है वो चेंजेस, तो वो डेटा वहाँ पर अपडेट ही नहीं हुआ। तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं। और डेटा एनॉमलीज, जो डेटाबेस इसको कैटर करता है, एक अपडेशन एनॉमलीज, इंसर्शन और डिलीशन, एबनॉर्मलिटीज़ व्हेन ऑल चेंजेस इन रिडंडेंट डेटा नॉट मेड करेक्टली। मतलब ये वही सारी चीज़ें हो गई कि आपने अपडेट करा एक साइट पर डेटाबेस की, लेकिन दूसरे डेटाबेस जो आपने कॉपी बनाई हुई है वहाँ पर वो अपडेट नहीं शो हो रहा या इंसर्ट शो नहीं हो रहा, जो आपने नया डेटा डाला या जो आपने रिकॉर्ड डिलीट करा वो वहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो फिर ये एनॉमलीज में आ जाती है। जो डेटाबेस इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कैटर करता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल कौन सी है कि बैंक अकाउंट वाली मैं एग्जांपल बताता हूँ तुम लोग को। जैसे फर्ज करो एक यूज़र है, ये रहा, सही है, एक यूज़र है, उसका ये एक अकाउंट है, अकाउंट 1। एक यहाँ पर यूज़र है, सही है, उसका अकाउंट है यहाँ पर अकाउंट 2। अब ये फ़र्ज़ करो दूसरा बैंक है और ये दूसरा बैंक है, ये बैंक 1 है और ये हो गया बैंक 2। इस यूज़र को सेंड करना है इधर डेटा, और इसके अभी अकाउंट में कितने पैसे हैं, इसके अकाउंट में समझ लो कि इसके अकाउंट में हम कर देते हैं $400 है। इसको ट्रांसफ़र करने हैं इसके अकाउंट में $300 करने, और अभी इसके अकाउंट में अभी कितने पैसे हैं, अभी इसके अकाउंट में मैं यहाँ लिख लेता हूँ डॉलर, अभी इसके अकाउंट में है $200। इसने यहाँ पे इसको सेंड करना है डेटा, मतलब कि इसने अभी पैसे सेंड करने हैं, $100 अभी सेंड करेगा ये, सही है। इसने $100 सेंड करे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होना चाहिए, -100 होकर आंसर कितना आना चाहिए, 300 बचना चाहिए, और यहाँ पे प्लस होकर 100 होकर यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पे भी $300 हो जाना चाहिए। ये अगर फुल जब दोनों जगह जब सही हो जाएगी ट्रांजैक्शन परफॉर्म, तो फिर आपकी बात करेक्ट होगी। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या है कि अगर आपने यहाँ से 100 कर दिया, इंसर्ट करा दिया, उधर ट्रांसफ़र मतलब सेंड कर दिया, यहाँ पे अगर वो 300 शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे अगर अभी वो 400 ही शो कर रहा है, और यहाँ पे उसने 300 शो कर दिया, हालांकि यहाँ से उसको डिडक्ट करने चाहिए थे, यहाँ से उसने डिडक्ट ही नहीं करे पैसे, तो ये कौन सी एनॉमलीज आ जाती है, इंसर्शन। और ऐसे ही अपडेशन में भी समझ लो, और डिलीशन की भी इसी तरीके से सारी आ जाएंगी कि पहले यहाँ आपने इंसर्ट, यहाँ पे तो इंसर्शन हो रहा है, यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा, इंसर्ट होगा उसके बाद ही तो अपडेट होगा डेटा, तो ना पे यहाँ इंसर्ट हुआ ना अपडेट हुआ। तो ये फाइल सिस्टम में ये ऐसी चीज़ें हैं जो डेटाबेस इसको कैटर करता है। जितने भी आपके बैंकिंग सिस्टम है उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, वो सारे आपका बैंकिंग सिस्टम एसक्यूएल बेस्ड है, रिलेशनल डेटाबेस। फिर आ जाती हैं आपकी डेटाबेस सिस्टम्स, ये वो ये डेटाबेस की डेफिनेशन बता रहा है, पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन बता रहा है वो क्या करता है, उसकी क्या
केटर करता है उसको, फाइल सिस्टम से सारी चीज़ें किस तरीके से परफॉर्म करता है। और फिर इन दी एंड तुम्हारी ये समरी आ गई जो अभी हमने जितना पढ़ा है कि डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होता है, फिर इंफॉर्मेशन नॉलेज क्या होती है, डेटा यूजुअली स्टोर्ड इन डेटाबेस, ये सारी चीज़ें थी। अगर इसमें कोई अभी तक जो समझ में नहीं आई हो, ये सारी वही चीज़ें थी जो पिछले हफ्ते पढ़ाई, लेकिन थोड़े डिटेल में था ये, उसका ओवरव्यू है। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। आ गया सर, आ गया। सही है। कल तुम लोगों की लैब है ना? कल हमारी क्लास हो गया। कल लैब है ना तुम्हारी? क्लास भी है, लैब भी है? नहीं सर, सिर्फ पूरा कोई लीजिए आप। ये कह रहे हो? टाइम टेबल देखता हूँ। अरे कल लैब है। आज बुध है, कल जुमेरात है ना? देखो टाइम टेबल में।